और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबर वही है जो 3 दिन से पूरी दुनिया में टॉप पर है, इजराइल और हमास का युद्ध। आंकड़ों पर मत जाइए कि किसने कितने मारे। शुरू में देखे तो इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब हमास कीमत चुका रहा है। उसने हरकत की थी, लेकिन अब युद्ध से जवाब मिल रहा है। जी न्यूज पर आपको युद्ध का अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी ये जानेंगे कि हमास से इजराइल पर यह हमला किया क्यों था, क्या सोचकर किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास ने इसलिए हमला किया ताकि मजबूरन अरब देशों को इसमें कूदना पड़े और अरब से उसके रिश्ते यानी अमेरिका के रिश्ते फिर से बिगड़ जाए। हमले के पीछे ईरान का दिमाग भी बताया गया है, लेकिन ईरान ने अब इससे पल्ला झाड़ लिया है। इजराइल पर हमले के बाद दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। इसमें ज्यादातर हिस्सा इजराइल के साथ है। इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पूरा यूरोप, बल्कि रूस और चीन भी है। हमास को जिस सऊदी अरब और यूएई से मदद की उम्मीदें थी, उन्होंने भी उसे झटका दिया है। बड़ा बैलेंस रिएक्शन दिया है कि बातचीत से, शांति से सब कुछ निपटारा होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ओमान, कतर जैसे 6-7 देश ही हैं जो इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। ओआईसी के पूरे देश नहीं है इसमें। जो खुद कहीं का नहीं है, वो पाकिस्तान भी हमास का हमदर्द बन रहा है। भारत के ईरान से भी उतने ही अच्छे रिश्ते हैं जितने अमेरिका और इजराइल से। ऐसे ही रिश्ते अरब देशों से भी हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अपनी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से इस रिश्ते को और मजबूत किया है। ये दुनिया के बदलने की निशानियां हैं, जिसमें व्यापार, कारोबार की, आपसी साझेदारी की और एक दूसरे की जरूरतों के ख्याल रखने की अहमियत है, न कि मजहब के नाम पर एक दूसरे से उलझ जाने की। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमास की हवा निकल गई है, तो ये भी समझेंगे कि आतंकी हमास से अरब मुल्क क्यों दूर हैं, इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है। दुनिया बदल रही है, जैसा हमने कहा और हमने बताया। भारत ने इसका रोड मैप दिया है। भारत से कॉरिडोर निकलेगा जो मिडिल ईस्ट और यूरोप होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इतनी बड़ी वैश्विक परिकल्पना G20 के देशों के वक्त हुई है। अमेरिका और सऊदी अरेबिया को क्लोज लाने में भारत की भी एक अहम भूमिका है। मैं आपको यहां पर एक बताना चाहूंगा कि जून 2000 में मैं भी तेल अवीव भी गया था, यरूशलेम भी गया था, रामल्ला भी गया था। इन तमाम जगहों पर गया था क्योंकि मैं उस वक्त तब के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत हाई प्रोफाइल विजिट जो इजराइल में हो रही थी, हमारा राजनयिक संबंध जो 1992 में बहाल हुए थे, उसके बाद उसके अंदर मौजूद था। तब मैंने दोनों जगह का अंतर देखा था। इजराइल इतना बड़ा, इतना छोटा सा मुल्क जिसने पूरी दुनिया में अपने दबदबे को कायम रख रखा है। वहीं फिलिस्तीन जो मजहब के नाम पर आतंक करता है, जैसा हमास ने किया, इतनी सारी मिसाइलें डालकर इजराइल के ऊपर। अब सवाल यहां पे कई सारे हैं। सवाल यह भी है कि आखिरकार इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो मिसाइलों के हमले का अलर्ट देता है, वो काम नहीं कर रहा था। उनकी सबसे बड़ी जो एजेंसी है मोसाद, वो काम नहीं कर रही थी। मिस्र का यह दावा है कि उन्होंने उनको बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है गाजा पट्टी से, लेकिन उस पर इजराइल ने ध्यान नहीं दिया। क्या क्या लूजेंट्स है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है? सुशील पंडित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। AK सिवास साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक फौजी के तौर पर, एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर प्रभुदयाल जी, एक्स डिप्लोमेट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डिप्लोमेट एक्स नहीं होता, प्रभुदयाल जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इरशाद अहमद खान साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ हसन दुरानी साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ डॉक्टर राजा काशिफ है। लेकिन सबसे पहले मैं 2 लोगों के पास चलूंगा। बेनी बेंजामिन, इंडियन जूइश है, बेस्ड इन इजराइल, रामल्ला में है 54 साल से। सबसे पहले बेनी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इतना आधुनिक डिफेंस सिस्टम है। जब मैं इजराइल आया था 4-5 दिनों के दौरे पर, तब मैंने वहां पर देखा था कि कितना शानदार सिक्योरिटी सिस्टम तेल अवीव, उसके आसपास के इलाकों में और यरूशलेम में है। चूक कहां से हो गई? My understanding wrong. And my Hindi is not so good, so you can mix, sir. You can mix. जो कुछ हो गया सैटरडे को, वो हमारे मिस्टेक से हो गया। नहीं, दूसरे किसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आवर सिस्टम वाज फुल इलेक्ट्रॉनिक and the electronic system was completely down that day. And something happened, and they opened somewhere about 20 places our fences, जो fences खोले 20 जगह पर, और उधर से उन लोग ने आना चालू किया। Somewhere about 2,000 terrorists came inside, and they started murdering people and children and old people, and whatever happened, you all know on the TVs. So it's very, very bad in that way.
I know it's a big mistake we had done, and we paid for it. But the Hamas will pay for it, definitely. ठीक है, मैं सीधे विशाल के पास चलता हूं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल इस वक्त अश्कलोन से रिपोर्ट कर रहे हैं। तेल अवीव से होते हुए वो अश्कलोन गए हैं। सबसे पहले विशाल, आप तो सुरक्षित है ना? ख्याल रखिएगा अपना। बिल्कुल दीपक जी, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहते हुए दर्शकों तक एक एक खबर, सूचना यहां से लगातार पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और हमने आज अपनी आंखों के सामने कम से कम 5 से 6 बार यहां पर रेड सायरन बजते हुए सुना और धमाकों को देखा कि किस तरह से हमने शेल्टर होम्स में और बंकर्स में जाकर काफी वक्त बिताया ताकि जब हालात सामान्य हो तब बाहर निकले। और ये डर हमने लोगों के चेहरे पर भी यहां पर देखा है। हर आधे घंटे पर एक बार सायरन बजता है किसी न किसी इलाके में और लोगों को बंकर्स में जाकर छिपना पड़ रहा है। हमास के जो आतंकी हैं वो लगातार रॉकेट से हमला कर रहे हैं, खासतौर पर इस अश्कलोन शहर में और जो सद्रा दूसरा जो शहर है, क्योंकि ये 2 ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे पहले हमास के आतंकियों ने हमला बोला है और ये दोनों ही शहर गाजा पट्टी के बेहद नजदीक हैं और यही वजह है कि हमास के आतंकी इन शहरों को ज्यादा टारगेट बना रहे हैं। देखिए, अभी 2 बड़ी चुनौतियां हैं दीपक जी। एक ये कि इजराइल के जो 100 से ज्यादा नागरिक हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्हें हमास के आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा है और उन्हें गजा पट्टी लेकर वो गए हैं, उन इजराइल के नागरिकों को कैसे छुड़ाया जाएगा, एक ये सबसे बड़ी चुनौती। और साथ ही कई विदेशी नागरिकों के भी बंधक बनाए जाने की सूचना यहां पर आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि छुट्टी का दिन था, यहां पर त्योहार का एक तरह से दिन कहा जा सकता था जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ है। लोग पार्टी कर रहे थे और उस वक्त ये हमला हुआ था। विदेशों के में भी बड़ी संख्या के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और उस दौरान हमास ने कई विदेशी नागरिकों को भी किडनैप किया है। इन लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, अभी जो ताजा अपडेट है ग्राउंड जीरो से, इजराइल ने लेबनान के जो हिजबुल्लाह के कैंप हैं उन पर भी एयर स्ट्राइक किया है। यानी लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक करने का प्लान कर रहा था, उसने हमास का समर्थन करने की घोषणा की थी और साथ ही ईरान इन दोनों ही आतंकी संगठनों को लगातार बैकअप दे रहा है, मदद दे रहा है। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स को अगर हम माने तो उसमें यहां तक दावा किया जा रहा है कि जो प्लानिंग हमास की तरफ से की गई, जिस तरह से रॉकेट्स यहां पर 5000 की संख्या में पहले दिन तैनात किए गए, लॉन्च किए गए, इन सब के पीछे ईरान का समर्थन हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ईरान यहां पर समर्थन कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो मिडिल ईस्ट को लेकर है। आपने जैसा शो के स्टार्ट में बताया, कई देश अब इस पूरे मुद्दे पर काफी अपना न्यूट्रल रुख रख रहे हैं, जिसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है। ये देश कहीं ना कहीं अब बीच का स्टैंड ले रहे हैं। मिस्र भी बहुत बीच का स्टैंड लेता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। वो मिस्र जो कि कई बार इजराइल के साथ लड़ चुका है, चाहे वो सुएज नहर का मुद्दा हो या फिर इससे पहले जो अरब इजराइल का संघर्ष हुआ था, उस समय भी मिस्र उन देशों के साथ खड़ा था। 1948 में भी जब आजादी के तुरंत बाद इजराइल के साथ लड़ाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त न्यूट्रल रुख रख रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में। लेकिन ईरान यहां पर इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगा और ईरान जिन संगठनों को समर्थन कर रहा है वो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। लेकिन इजराइल लगातार यहां से अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, खासतौर पर गजा पट्टी के इलाके में जो हमास से जुड़े हुए आतंकी ठिकाने हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग अलग अलग जगह पर छिपे हुए हैं, वहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और लगातार यहां पर जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से जारी है। और यह युद्ध दीपक जी लंबा चलने की मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार हम ये महसूस कर रहे हैं इस पूरे इलाके में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। गजा पट्टी बेहद नजदीक है, रॉकेट्स कहीं भी किसी भी जगह गिर जा रहे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने एक घर पर रॉकेट गिरते हुए देखा, उस घर में पूरी तरह से आग लग गई। हमने एक गाड़ी के ऊपर रॉकेट गिरते हुए यहां पर देखा, वो गाड़ी पूरी तरह से जल गई। बड़ी बात यह रही कि सायरन समय पर बज गया और 30 सेकंड से 1 मिनट के अंतराल में लोग बंकर्स की तरफ चले गए और हमें भी एक बार मात्र 30 सेकंड का मौका मिला जिस जगह पर हम मौजूद थे वहां से बंकर्स तक जाने में, और वहां पर जाकर हमने अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया ताकि अपने दर्शकों तक इजराइल ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट पहुंचा सके। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं 3 बड़े पहलू यहां से दिखाई देते हैं। पहला, जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनकी वापसी कैसे होगी। दूसरा, विदेशी नागरिक क्या हमास के कब्जे में है। और तीसरा, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इस पर अपना रुख, जिस तरह से कई महत्वपूर्ण देश न्यूट्रल रखे हुए हैं, वो आगे चलकर भी क्या न्यूट्रल रहेंगे या किसी का साथ लेते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत इजराइल के साथ यहां पर खड़ा है और साथ ही जो अन्य पश्चिमी देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये कि आतंकी हमला है, आतंकी हमले को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है और इसीलिए तमाम देश इजराइल के साथ खड़े हैं।
ठीक है, मैं सीधे सबसे पहले चलता हूं सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, ये आतंकी हमला है, ये मजहब के नाम पर जिहाद है, क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मैं हसन दुरानी साहब से पूछूंगा कि हमास ने जो हमला किया है क्या वो आतंकी हमला है या नहीं। सुशील पंडित जी, शुरुआत आपसे। इसके डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट पर आऊंगा प्रभुदयाल जी से और जनरल साहब के पास। जी दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक जिहादी हमला है और जिहाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में टोटल वॉर, पूरी तरीके का युद्ध, हर आयाम का युद्ध। और हर आयाम से मतलब यह है कि एक नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है उससे लेकर एक अभी मरने को तैयार व्यक्ति, कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, आते हैं, ये वॉरियर्स समझे जाते हैं। इसमें औरत और मर्द का फर्क नहीं है, बच्चे और बूढ़े का फर्क नहीं है, हथियारबंद और निहत्थे का फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है बीमार में और सेहतमंद में। इसमें सब के सब मुजाहिद हैं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। यह साफ साफ इसमें ये कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, खुद पाकिस्तान में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम जो सोचते हैं कि ये औरतों के साथ क्या हो रहा है, ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये शवों के साथ क्या हो रहा है, ये निरपराध निर्दोषों के साथ क्या हो रहा है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। हमारा जिस जहनियत से मुकाबला है, जिस मानसिकता से सामना है, वो जिहादी मानसिकता है और वो कोई परहेज नहीं करती है। मानवीयता के आधार पर, करुणा के आधार पर, दया के आधार पर, ममता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर कोई फर्क नहीं करती है, कोई लिहाज नहीं करती है। तो हमें सबसे पहले यह समझ लेना पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू से बढ़िया नेतृत्व इजराइल के पास है इस समय ऐसी आपदा से निपटने के लिए। हमास ने, जिहाद ने एक रॉन्ग नंबर डायल किया है। ये इजराइल का 9/11 है और ये पूरे पश्चिम एशिया की शक्ल और सूरत बदलने वाला वाकया है। इसको हम अगर एक वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं। इतिहास में, तारीख में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो माइलस्टोन बनते हैं, जो चिन्ह बन जाते हैं कि उससे पहले दुनिया एक थी और उसके बाद दुनिया बदल गई। ये वो वाला लम्हा है और आप और मैं और हम सब इसके गवाह बने हुए हैं, चश्मदीद बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि बदकिस्मत हैं, क्योंकि वो तो अंजाम से पता चलेगा। लेकिन जो हो रहा है ये दुनिया को बदलने वाला लम्हा है और हमास ने जो कर दिया है उसके नताइज पर अब उसका कंट्रोल नहीं है। ये कहां जाके रुकेगा, किसका कितना नुकसान करेगा, कितनी कीमत इसकी वसूली जाएगी, ये अब उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने जो करना था सो कर दिया। अब बारी इजराइल की है। ठीक है। और दुनिया सांस रोककर, दिल थाम कर देख रही है कि इजराइल क्या करने जा रहा है। और ये एक तारीखी बात होगी दीपक जी। मैं खुद सो नहीं पा रहा हूं। मैं जहां से जितनी भी जानकारी मिलती है उसको देखने, पढ़ने, सुनने की, बात करके समझने की कोशिश कर रहा हूं इजराइल की जिंदगी में। और क्योंकि इजराइल एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी है, दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स का एक लिटमस टेस्ट, अगर जिहाद यहां जीतता है जिसकी कोई चांस नहीं है, तो फिर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ठीक है। तो इसलिए दुनिया लामबंद है, दुनिया कमर कस के खड़ी है कि यहां जिहाद का जबड़ा उखाड़ना है, ताकि दुनिया में कहीं और किसी को भी ये मुगालता पालने की, ये भ्रम पालने की गुंजाइश ना रहे कि वो इस तरह की हिमाकत करके बच निकल जाएं। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं हसन दुरानी साहब के पास। हसन साहब, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो तस्वीरें आ रही हैं इजराइल के साथ जो कुछ किया है
हमास ने, ये देखिए ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं, ये ताजा तस्वीरें कहाँ की है मुझे बताइए। कहाँ की है तस्वीरें? ये गाजा पट्टी की तस्वीरें आ रही है जहां से ये धुआं उठ रहा है, क्योंकि इजराइल ने वहां पर स्ट्राइक किया है लगातार। गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं, लगभग 2.5 मिलियन 25 से 30 लाख वहां पर आम नागरिक रहते हैं। और हमास किनके बीच छुप जाता है? पुलिस स्टेशन में छुप जाता है, अस्पतालों में छुप जाता है। अस्पतालों के उन्होंने अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। मैंने देखा था वहां पर, मैंने जब इजराइल देखा तो मुझे लगता था क्या चमन देश हो। जब फिलिस्तीन जाता था, भुखमरी, गंदगी, पॉवर्टी, अशिक्षा, दुनिया भर की हर चीज, लेकिन जिहाद जारी है। सीधे चलता हूं हसन दुरानी साहब के बाद। हसन साहब, बहुत ही गम वाला सीन है जो इजरायली लोगों के साथ हुआ, जो करा गया जिहाद के नाम पे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो हमास ने किया, ये इजराइल का 9/11 नहीं है, ये आतंकी हमला नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक और जो है 9/11 की नींव रखी जा रही है या रखी गई है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना, अगर हम थोड़ा क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुशील पंडित साहब ने बात की, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, और उन्होंने अपने दुख का, अपनी पीड़ा का जो इजहार किया है, वो डेफिनेटली एक अक्लमंद इंसान के लिए, जी शऊर इंसान के लिए के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल वही हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो स्टार्ट किया है बात का, वो थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि उनको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेना और उसको फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के, एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के तो इस तरह रिपोर्ट्रे कर देना, वो मेरा ख्याल है कोई एक अच्छी इतनी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा सा पहले समझ लेना चाहिए कि जहाद होता क्या है। जहाद के अंदर इन्होंने जिस तरह इन्होंने उसको पोर्ट्रे किया, जो इन्होंने बातें बताई कि ये एक दूध पीते बच्चे से लेके और एक बूढ़े तक, तो और उसके बाद इन्होंने बताया कि जी कुरान के अंदर ये बताया गया है और किताबों के अंदर लिखा गया है। तो मेरा ख्याल है सुशील पंडित साहब एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, उनको चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि अगर जहाद की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कभी भी किसी बूढ़े पे, किसी औरत पे, किसी बच्चे पे और किसी दरख्त तक को भी आग लगाने की इजाजत नहीं। तो फिर इजराइल में ऐसा क्यों हुआ हसन दुरानी साहब, बताइए ना? बच्चों को मार दिया गया, 85 साल की बुजुर्ग महिला को जो है बंधक बना लिया गया, ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं उनको, महिला के शव के साथ बलात्कार हुआ वहां पर, ये तस्वीरें आई हैं और पूरी दुनिया ने देखी है। भाई मैं बात पूरी कर लूं। करिए, पर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तो मुझे बता दीजिए जिहाद क्या है फिर आप? अच्छा, क्या ये जिहाद है? देखिए अभी ना यार मुझे या तो मेरी बात पूरी होने दिया करो, या फिर आप मुसलसल जो है ना वो जितना भी टाइम, नाराज मत हो हसन भाई, करिए, बात पूरी करिए। देखिए आप ही का एक देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं और अनगिनत हैं। जी न्यूज़ सबसे पुराना है, आपने पोर्ट्रे किया है इस देश का सबसे पुराना है, बाकी तो जी सबसे पुराना है। तो आपके कोई अमित अवस्थी साहब है मीडिया टुडे के, उन्होंने एक रिपोर्ट जो थी वो लिखी, अभी मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि कल तक फलस्तीनियों के खून से होली खेलने वाला इसराइल हमास के ऑपरेशन के बाद मदद की भीख मांग रहा है। मेरा ख्याल है आपने जो बातें मुझसे पूछी हैं वो आपके ही एक दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, इंडिया के ही, आपकी फर्टिलिटी के हैं, और अमित अवस्थी साहब, उन्होंने ये बात कही है। मेरे ख्याल में इसको भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। देखिए दुनिया में कहीं पे भी इंसानी जान का ज़िया होगा, मैं बिल्कुल खुश नहीं होगा। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि इंसानी जान का ज़िया होगा। ये थोड़ा हमास वालों को फोन करके बता दीजिए ना हसन दुरानी साहब, वो तो इस्लाम के नाम पर आपकी बात सुनेंगे। सर जी आप जाते हैं ना, इसराइल आप गए हैं, फलस्तीन आप गए हैं, मैं तो नहीं किया, आप तो एक चीज देख के आए हैं। मैं तो देख के आया हूं ना सर, प्रत्येक दर्शी क्या बर्बादी हो रखी है फिलिस्तीन में। इंडिया और भाई इंडिया के ताल्लुकात है, पाकिस्तान के तो ताल्लुकात नहीं है किसी के साथ, ठीक है। और मैं आप तो भाई हमें इंडिया का वीजा नहीं देते, तो वो हम वहां पे कैसे जा सकते हैं? थोड़ी सी चीजों को कंट्रोल कर लो यार, थोड़ा सा ना चीजों को देख लिया करो। हसन दुरानी साहब, अब तो पाकिस्तान वालों को ज्यादातर मुल्क वाले जो है वीजा नहीं देते पाकिस्तान वालों को, ये तो हकीकत है ना। अभी अमेरिका का मांग ये दौड़ा देंगे आपको।
सुन लो भाई, सुन लो। आपको वीजा नहीं भी देते तो, लेकिन उसके बावजूद भी भाई, अभी हमारी एक स्पोर्ट्स एंकर आपके मुल्क में आई हुई थी आपका वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, आपने तो उसको भी वहां से धमकियां देख के निकाल दिया, तो बेचारी दुबई चले गई है। यार कुछ तो ख्याल कर लो यार, अपनी जो है ना हरकतों को देख लो। और अब इस तरह की पाकिस्तान हरकतें करेगा उल्टी और चाहेगा कि हम अच्छा कर लें। मतलब मीठा मीठा गप गप करना चाहते हैं, कड़वा तू करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं भारत कड़वे को भी गप कर ले। अगर इतना ही प्यार था तो 26/11 क्यों करवाया था, बता दो ना। टॉपिक पर है ना 26/11 वो भी हमास ने भी आतंकी हमला किया, 26/11 भी आपका आतंकी हमला था। टॉपिक ही है ये। हमास ने इस वक्त जो कुछ भी किया, हिजबुल्लाह ने जो कुछ भी किया, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से परेशान हूं, क्योंकि जो उसका रिपल इफेक्ट आएगा वो नो डाउट पूरी की पूरी जो है मिडल ईस्ट को, अमेरिका को, बरतानिया को, रशिया को, इसराइल को, और सबसे ज्यादा इस वक्त इंडिया को थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होगा। उसकी रीजन क्या है कि आपने जो एक इंडिया मिडल ईस्ट का जो आपने एक रूट बनाया था, कॉरिडोर बनाया था, जिसके थ्रू आपने तेल और बाकी सारी चीजें लेके आनी थी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें इसी जगह पे मौजूद है, ममालिक है, क्योंकि आपने समंदर के नीचे से टनल बना के लेके जानी है, तो वो आपका जो लेके जाएंगे। हसन भाई चिंता ना करें, आपके बीआरआई का क्या हुआ ये भी सोच लीजिए जरा। अब बहुत लंबी आपकी तकरीर हो गई, मेरे पास बहुत कम वक्त है, 23 तक हम आ चुके हैं, इसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। तो जनरल सिवाज में सबसे पहले आपसे माफ कीजिएगा, मैं प्रभुदयाल जी के पास जाऊंगा। प्रभुदयाल जी, इस बार सऊदी अरब और यूएई का रिएक्शन वैसा नहीं है जैसा होता था। वो शांति की बात कर रहे हैं, मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शांति से मामला सुलझाएं। तो क्या अब अरब वर्ल्ड वो अरब वर्ल्ड है? और हमास का ये कहना कि हमने तो उन अरब लोगों के लिए ये हमला किया है जो जा रहे हैं इजराइल के करीब। कैसे देखते हैं इस वक्त आप दुनिया की सिचुएशन को? आपने दीपक जी बिल्कुल सही दिशा में इशारा किया है। मैं 1978 में इजिप्ट की पोस्टिंग पे गया था। तब सब अरब देश ये सोचते थे कि ये पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है और वो लड़ने को तैयार थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उससे उनकी छवि खराब हो रही है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस एक तरह से कुछ ऐसी संस्थाओं को उपज दे रहे हैं जो वायलेंस पे उतरती हैं, और अरब देश नहीं चाहते थे कि उनकी इमेज इस तरह से खराब हो। तो पहले इजिप्ट ने इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए, फिर एक एक करके जॉर्डन, यूएई, बहरीन, मोरक्को और ओमान, इन सब देशों ने इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए, क्योंकि वो समझ गए कि साथ मिलकर काम करना ही उनके भी हित में है। अब देखिए, हमास की सोच तो बिल्कुल ही उल्टी है। हमास ने जो किया है उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? फलस्तीनियों को होगा, क्योंकि इजराइल की ताकत में और हमास की ताकत में कोई मुकाबला नहीं। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं लोग, वो गाजा में रहने वाले सिविलियन सफर कर रहे हैं। इजराइल तो बहुत जोर का पलटवार कर रहा है और करता रहेगा, और हमास ने जो मूर्खता दिखाई है उसका कोई समर्थन कर ही नहीं सकता। तो अगर सऊदी या यूएई और दूसरे अरब देश हमास के साथ नहीं उतर रहे हैं, हमास का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सीधी समझने की बात है, क्योंकि वो हमास के वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी वायलेंस से सिर्फ पैलेस्टीनियंस को नुकसान पहुंचेगा। भारत भी साफ साफ ये कह चुका है कि इस तरह की किसी भी आतंकवादी हरकत का हम समर्थन नहीं करते। प्रोफेसर जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे पास ताजा तस्वीरें आ रही है गाजा पर इजराइल के हमले की। ये इजराइल का हमला हुआ है गाजा पर, ये ताजा तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, और इस पर आप देख रहे हैं धुएं का गुबार। मारा कौन जा रहा है? आम फिलिस्तीनी, आम आदमी। क्यों? जो कि जो हमास है वो अस्पतालों में छुपकर, पुलिस थानों में छुपकर, बच्चों की जगहों पर छुपकर, स्कूलों में छुपकर इजराइल पर हमला कर रहा था। तो कोलेटरल डैमेज में कौन मारे जाएंगे? मारे जाएंगे फिलिस्तीन के आम नागरिक जो इस कॉन्फ्लिक्ट को सालों से झेल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिहाद करना चाहते हैं। मैं सीधे डॉक्टर राजा काशिफ के पास चलता हूं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, समझाइए मुझे, ये हमास का हमला आप आतंकी हमला मानते हैं या नहीं मानते? सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मैं ये समझना चाहता हूं, जिहाद के नाम पर आम मुसलमान के ऊपर से, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है, आम मुसलमान के ऊपर से जिसका इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
जी, बुनियादी तौर पे मैं ये कहूं कि कहीं का कचरा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। इजराइल ऐसे बना कि दुनिया जहां से यहूदी जमा किए गए और फलस्तीनियों की जमीन पे ला के बिठा दिया गया। आप सोचें कि ये फलस्तीनी अपना ये बुनियादी तौर पे अपने हक के लिए खड़े हैं भाई। आप क्या बात कर रहे हैं कि ये जात कर रहे हैं या ये जालिम है? जालिम तो इजराइल है। आप मुझे बताएं कि यूनाइटेड नेशन कहां सोई हुई है? यूनाइटेड नेशन तो बंदी बनाया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, फिर आप जो कह रहे हैं, तो आप ही का अमेरिका था ना जिसके आप 65 साल तक पिछलग्गू रहे। मैं पाकिस्तान पहली बार गया था लाहौर बस के टाइम पे, तो मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान में 3 ही लोगों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब वो अमेरिका हट गया, अब वो ISI हो गया है। हाँ, इंडिया में भी चलती है ब्राह्मणों की और कहां चले गए राजा काशिफ साहब? आपने मुझे बताया आप खुद राजपूत थे। आपने मुझे बताया था पिछले शो में, आप खुद राजपूत थे, कन्वर्ट हुए 1000 साल पहले आप लोग। मैंने तो हमारे यहाँ तो राजपूतों की भी चलती है, ब्राह्मणों की भी चलती है, दलितों की भी चलती है। पासी हमारे राजा हुए। हिंदू समाज में, सनातन धर्म में खच्चरी ने करना है आके रूल, आपने ब्राह्मण को करा दिया है। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि हमास का मामला ये है कि देखिए वहां आम फलस्तीनी के हालात ये हैं कि परेशान है। वहां की इजराइल की एक पार्लियामेंटेरियन कुछ साल पहले, अगर आपकी भी आप पढ़ते हैं, आप होके भी आए हैं, उन्होंने उस जमाने में कहा था इनको तो बच्चों को भी मार दो कि ये पैदा होते हैं, बड़े होंगे, ये हम पे हमले करेंगे। वो पार्लियामेंटेरियन आपने तो मार दिया कल भाई राजा काजी साहब, आपके जिहाद करने वालों ने मार दिया कल, बच्चों को भी मार दिया, लाशों के साथ बलात्कार किया है। इससे बुरा क्या होगा? सर ये देखें, ये फलस्तीनी ये नहीं कर रहे, ये आप हरकतें ना करें। ये काम भारतीय फौज करती रही है। ये काम मैंने सुना पाकिस्तान में बहुत होता है, बीमारी है वहां पर लोगों में। अच्छा, और आपके यहाँ जो है क्या करते हैं कब्रों के साथ? खुलवाइए मत मुंह मेरा सर, खुलवाइए, आप खोले मुंह, चले कहें, क्या कहना चाहेंगे? छोड़िए सर, मैं बोल भी नहीं सकता। अरे आप बोले, लेकिन आप क्या इतनी शैतानी लोग हैं कि जो कब्र है, जो सुपुर्दे खाक हो गया, उसकी लाश को भी निकाल के बलात्कार करते हैं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए, ये होता है पाकिस्तान में। लेकिन एक आध केस के ऊपर आप पूरी नेशन को थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो बुनियादी तौर पे कब्जागीर है, उसने तो कब्जा किया हुआ है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सोई पड़ी हुई है, आपने वो क्या किया हुआ है? यूनाइटेड नेशन को सो रही है। आप कह रहे हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इजराइल के हक में खड़ा है। भाई जाके बात करो कि क्यों हो रहा है ये सब। अच्छा, मिडिल ईस्ट के हालात ये हैं कि अब उनके अंदर तपड़ ही नहीं है, दम ही नहीं है, वो बेचारे कहां जाके खड़े हों? वो तो यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, दुनिया सारी उस तरफ खड़ी हुई है। आप कह रहे हैं फलस्तीनी बेचारा पिस रहा है। फलस्तीनी को आप कभी कहते हैं वो जादी है, वो लड़ रहा है। भाई वो अपने हक के लिए अरे हमास वाले लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं लड़ रहा है। डॉक्टर राजा कासिम साहब, हमास यूनाइटेड नेशन जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, उसके द्वारा घोषित एक आतंकी संगठन है, पता है आपको? सर आप ये देखें, आपके उसी की तो बनाई गई ना, सारा गेम किया गया और गेम कर दिया गया। जो बेचारे थे उनको तो आपने मजलूमों को रेड इंडियन बना दिया। जो अमेरिका ने रेड इंडियन के साथ किया था वो फलस्तीनों के साथ कर रहा है वो अमेरिका। आपके पीछे वो कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव। अब मसला ये है कि जो सुपर पावर है यूनाइटेड नेशन उसके अंडर में, उसके पांव तले है। अच्छा, आपका जो सबसे बड़ा मुल्क है आपका डेमोक्रेसी के, आप दावा करते हैं, आप जाके बता रहे हैं कि जी बड़ा ही बेहतरीन काम हो रहा है, इजराइल हमले जवाबी कर रहा है। भाई जमीन किसकी है? फलस्तीन की। आपने फलस्तीन, आपके घर में कोई घुस जाए तो आप उसके ऊपर जवाब दें तो आप ये कहेंगे कि दूसरा अगर आके आप पे हमला कर दे, आप उसको ये कहेंगे कि जी ये ठीक है? आप ठीक होंगे ना? तो फलस्तीन के घर में घुसे हुए इजरायली, इजराइल को तो जगह खाली करनी चाहिए। एक बात बताइए डॉक्टर राजा काशिफ साहब, एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, एक बात पूछो आपसे, आपको पता है यहूदी पूरी दुनिया में कितने हैं? सर देखें, यहूदी आपके यहां से भी गए हैं, वो इतनी बड़ी तादाद कितने हैं पूरी दुनिया में? अच्छा बताइए दुनिया में मुसलमान कितने हैं? सर दुनिया में मुसलमान तो अरब में आ गए आपके, बड़ी बल्कि आपकी इंडिया में दुनिया में मुसलमान कितने हैं बताइए ना। सर आपके पास 14% से ज्यादा मुसलमान है। अच्छा देखें, हमारे 18% है राजा काशिफ साहब, थोड़ा आंकड़ा दुरुस्त करिए। इजराइल गलत कर रहा है। और 72 के 72 फिरके इस्लाम के सिर्फ भारत में रहते हैं,
आप क्या शिया सुन्नी रह पाते हैं क्या? वो अहमदियों की मस्जिद क्यों तोड़ते हो आप? गलत कर रहे हैं, आप मान रहे नहीं है। आप माने कि आप डेमोक्रेसी है दुनिया की बड़ी, तो आप मजलूम के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आप फलस्तीन के हक में क्यों नहीं खड़े हुए? मैं सीधे जनरल सिवाज के पास चलूंगा। जनरल सिवाज साहब, 2000 में जब मैं गया था ना, तो जो शीर्ष वार्ता होती वहां मैं फिलिस्तीन भी गया था, यासिर अराफात साहब से भी मिला था। सॉरी, मेरा माइक गिर गया, प्लीज उसको लगा देंगे। मेरा माइक गिर गया, माफ कीजिए, 1 मिनट में लगा लूंगा। तो आप ये देख रहे हैं ताजा तस्वीर है गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले की। पहले हमास ने हमला किया, जिसमें बताया जाता है लगभग 1000 के आसपास इजरायली नागरिक मारे गए। 100 लोगों को बंधक बनाया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है और बच्चे भी शामिल हैं। उनको इसलिए बंधक बनाया गया है ताकि ह्यूमन शील्ड की तरह इजराइल लोगों का इस्तेमाल कर सके और इजराइल की सेना हमला करने में हिचके, इसलिए इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया है गाजा पट्टी के इलाके में। तो मेरा सवाल सीधे जनरल सिवाज से है। जनरल सिवाज साहब, मैं जब गया था ना इजराइल और फिलिस्तीन, मैं फिलिस्तीन भी गया था, यासिर अराफात से भी मिला था। मुझे याद है एहूद बराक उस वक्त के प्रधानमंत्री थे और लालकृष्ण आडवाणी जी गए थे, जो जिनके राइट विंग के अच्छे संबंध है इजराइल से। आप जानते हैं हमने वॉर ऑफ हाइफा लड़ी है, जिसके नाम पर 3 मूर्ति चौक है। इजराइल की आजादी की वो पहली लड़ाई थी। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, तो पहली बार भारत ने शब्द इस्तेमाल किया था, हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है। ये जॉइंट स्टेटमेंट था। इस्लामिक आतंकवाद किस तरह से दुनिया के लिए चुनौती है और अब इजराइल क्या करेगा, क्योंकि उसका 9/11 हो गया है। देखो, ये सच्चाई है दीपक, कहीं ना कहीं इजराइल सरप्राइज तो हुआ, और ये इजराइल का 9/11 है, इसमें शक नहीं कि जिस प्रकार से हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए और एक प्रकार 3 तरफ से अटैक किया, पैराग्लाइडिंग से भी किया, समुद्र से भी किया और कहीं ना कहीं आप लैंड रूट से भी किया, मगर अब जो इजराइल है वो बदला लेगा और बहुत जोरों से बदला लेगा। मुझे लगता है हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसमें कोई शक नहीं। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी प्रकार से हिजबुल्लाह भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लबनान के अंदर है, जो कि नॉर्थ कि जो इजराइल जो वेस्ट बैंक है वहां से हमला कर रहा है। मगर यह सच्चाई है, अब इजराइल आर पार की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर इनको उसने छोड़ दिया हमास को तो फिर ये सांप डसेगा और इसलिए वो उसको ऑल आउट करेगा। अब ये समझा जाए हमास ने ये किया क्यों। देखो, हमास ने एक तो ये है, ये तैयारी की हुई है, ये तैयारी एक दिन की बात नहीं है। ईरान ने इसकी सपोर्ट की है, हेल्प की है, और इसने इसलिए किया, कहीं ना कहीं इनको लगने लगा था जो पैलेस्टाइन इशू है वो अभी कहीं ना कहीं बिस्तर जो बिल्कुल भूल गए हैं लोग। और जिस प्रकार से इजराइल और सऊदी, यूएई, ओमान रिश्ते बदलते जा रहे थे, एक टर्निंग इफेक्ट हो रहा था। भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर, अमेरिका तक की जाने की बात हो रही थी, इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा था, तो इनको लगा था कि कहीं ना कहीं इसके अंदर खटास पैदा करनी चाहिए, नहीं तो इनका वजूद बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत ये हमास ने किया है, और इसके अंदर मुझे लगता है ईरान की काफी सपोर्ट है और हिजबुल्लाह भी अभी अटैक कर रहा है जो नॉर्थ से। अब इसका अंत कहां होगा? यह सच्चाई है कि एक सरप्राइज तो दिया, मगर वापस पलटवार जो इजराइल कर रहा है, आने वाले समय में यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी जब तक ये हमास का खात्मा नहीं कर पाए। और भारत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। भारत ने यह नहीं कहा पैलेस्टाइन इशू, भारत पैलेस्टाइन इशू के साथ खड़ा है। भारत ने यह कहा है हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, और यह एक आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन है हमास, ये हिजबुल्लाह, ये सब के सब टेररिस्ट हैं। इन्होंने जिस प्रकार से लोगों को मारा है, बंदी बनाया है, औरतों का रेप किया है, यह इंसानियत के बरखिलाफ है। इसीलिए आप देखें कि कुछ एक चंद एक देश हैं जिसमें ईरान है, किसी हद तक जॉर्डन है, लीबिया है, सीरिया है या टर्की है, कोई देश इसके साथ नहीं आया। और जो मुस्लिम वर्ल्ड भी है वो बैलेंस है, वो नहीं चाहते आतंकवाद फैले। अगर आतंकवाद फैलेगा मिडिल ईस्ट में, जो ये सोच रहे हैं कि आने वाले 10 साल में इकोनॉमी को आप ऑयल की बजाय दूसरी तरफ ले जाएं, टूरिज्म ले जाएं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करें, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, जो हरकतें अब हमास ने की है। मगर यह सच्चाई है, इजराइल की अब सर्वाइवल का क्वेश्चन है।
बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ करके दिखाना पड़ेगा और वो पूरी कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है जब तक वो रुकेगा नहीं इजराइल, जब तक हमास का खात्मा ना किया जाए। ठीक है, ये अलग सीधे बात सुशील है, पंडित जी ये के पास लड़ाई चलता हूं। इतनी सुशील आसान पंडित नहीं जी, है। आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जरूर देना चाहूंगा थोड़े से समय में। 2003 में इजराइल में एक प्रधानमंत्री हुए एरियल शेरोन, उनको भी दिल जीतने की बीमारी थी। उस समय इजराइल के नियंत्रण में था गाजा का पूरा इलाका। 40 साल से नियंत्रण में था। इजिप्ट से जीता था इन्होंने 1965 में। लेकिन तब लैंड फॉर पीस ये एक सनक चढ़ी कि हम इनको यहां पर ऑटोनॉमी देंगे, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और धीरे धीरे पीस की तरफ बढ़ेंगे। इसके तहत एरियल शेरोन ने गाजा को खाली करा लिया। 21 सेटलमेंट थे वहां जूस के, हजारों जूस वहां रहते थे। उन्होंने आर्मी को, सिविलियंस को, सेटलमेंट्स को, सबको हटाया और 2005 तक गाजा खाली कर दिया। उम्मीद थी कि शांति की पहल हुई है और धीरे धीरे एक एक कदम करके शांति की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जो खसलत है, जो जहनियत है, जो दिमागों में जहर भरा है, वो इस नीति से आया कि इजराइल को रहने का अधिकार नहीं है। इजराइल के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह था। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल वॉज क्वेश्चन्ड रिपीटेडली बाय हमास। इस वजह से ठीक है, आज इजराइल वो कीमत चुका रहा है जो एरियल शेरोन ने दिल जीतने की कोशिश में, उस सनक में पूरा का पूरा गाजा सौंप दिया था, पहले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, और फिर उसी के दस्ते जिनको अब फतह कहते हैं, एक खाना जंगी हुई, एक सिविल वॉर हुई जिसमें हमास ने फतह को बाहर किया फलस्तीन गाजा से, अपना अधिकार वहां जमाया और वो आतंक का अड्डा बन गया। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा पंडित जी, लेकिन अगले कई दिनों इस पर विश्लेषण होगा, गहन विश्लेषण होगा। हमारी नजर है, क्योंकि हमारे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है, हम पूरी दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है या हालात खराब होते हैं तो भारत का यहाँ पे रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सऊदी अरब के परिप्रेक्ष्य में, यूएई के परिप्रेक्ष्य में, इजराइल के परिप्रेक्ष्य में और आज के नए वर्ल्ड ऑर्डर में। फिर जी न्यूज़।